बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकियन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़, उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे जो टेस्ट ऑलरेडी आप कंडक्ट कर चुके हैं T8। ठीक है, T8 की हमारी डिस्कशन है और T8 के अंदर हमने प्रोग्रामिंग का चैप्टर नंबर 8+9 दोनों को डिस्कस करना है। इसको एक आप कह सकते हैं कि हम पूरा रिकॉल करेंगे इसको सारा का सारा चैप्टर। ठीक है, एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह ही अरेंज किए हैं ताकि आपकी चीज़ें रिकॉल हो जाएं सारी। ठीक है जी, तो इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। द एक्जी फाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस आर लिंकर, लोडर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। लिंकर क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि आपकी IDE या आपकी बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज़ हैं प्रोग्रामिंग की, उनके अंदर ये ऑलरेडी मौजूद होता है। और उसके बाद आपके पास लोडर है। लोडर इज़ द सेम लाइक अ प्रोग्राम जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। कंपाइलर आपको पता है ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि आपके पूरे के पूरे कोड को एट द सेम टाइम एक ही बार उसके सारे सोर्स कोड को रीड करता है और रीड करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। इंटरप्रेटर इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है। मतलब लाइन नंबर 1 रीड की, उसकी ट्रांसलेशन की, फिर लाइन नंबर 2 रीड की, फिर उसकी ट्रांसलेशन की। ठीक है, तो ये दोनों जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनका डिफरेंस आपको पता है। बाकी और भी चीज़ें, कंपाइलर आप एक ही बार एक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर को आप ये कह सकते हैं कि लूप में भी चला सकते हैं आप। इसका वो F8 बटन होता है आपकी लैंग्वेज ID के अंदर, आप प्रेस करते जाएंगे, लाइन बाय लाइन चलता जाएगा और रिपीटली चलता जाएगा, ये नहीं कि रुक जाएगा। कंपाइलर तो ये करता है ना, सारा सोर्स कोड रीड करके ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करके वो एंड कर देता है बस। अब दोबारा आप प्रेस करेंगे वो दोबारा फिर ऐसे ही करेगा, लूप यानी कि बार बार नहीं करेगा, आपको हर बार बटन जो उसके हैं वो प्रेस करने पड़ेंगे। लोडर और लिंकर, तो एक्जी फाइल जो होती है ना, ये प्रोड्यूस की जाती है बाय लिंकर। वो कैसे, वो ज़रा समझिए। ये देखें, ये आप लोगों के पास प्रोग्राम जो है वो आपने सोर्स कोड लिखा। ठीक है, सोर्स कोड को कंपाइलर ने या इंटरप्रेटर ने, अप टू यू कि आप क्या करते हैं, कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ठीक है, ये सोर्स कोड और ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट कोड। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, ये अभी भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये कन्वर्ट तो हो गया लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो होता क्या, कुछ लाइब्रेरी की फाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ मौजूद होती है, उनको लिंक किया जाता है इसके साथ। लिंक करके एक न्यू फाइल क्रिएट की जाती है। इस प्रोसेस को हम लिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग। और ये परफॉर्म कौन करता है, लिंकर। ठीक है, तो ये जो फाइल यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट फाइल और कुछ हिडन लाइब्रेरी फाइल्स वो आपस में लिंक होती हैं और एक न्यू फाइल बनती है, इसको हम .exe फाइल कहते हैं। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आप इसको CPU की फाइल भी कह सकते हैं, इसको हम रन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को लिंकिंग और करता कौन है, लिंकर। लिंकर क्या है, एक स्मॉल प्रोग्राम है। उसके बाद फिर आपको पता है वो लोडर आ गया, वो इसको CPU में लोड करता है, तो फिर आपकी फ़ाइल जो होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। आप कहेंगे सर ये भी एग्जीक्यूट, ये भी एग्जीक्यूट का मतलब CPU में रन हो जाती है, यहाँ वो बनती है। तो .exe जो होती है वो क्रिएट की जाती है बाय यूजिंग लिंकर। प्रोसीजर समझ आया आपको? उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs के ऊपर। तो जो फर्स्ट है ना, उसका आंसर लिख रहे हैं, उसका आंसर है अल्फ़ा, लिंकर। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉज द सिंटैक्स एरर। मैंने आपको कहा था हर लैंग्वेज के कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज की कुछ लेक्सिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड यू हैव टू फॉलो द ऑल रूल्स एंड स्टेटमेंट्स। तो उनको अगर आप फॉलो नहीं करते तो लैंग्वेजेस जो होती हैं वो एरर प्रोड्यूस करती हैं। और ये सारी एरर, जितनी भी टाइप की एरर होती हैं, ये कंपाइलर प्रोड्यूस करता है। कंपाइलर ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोटोटाइप ऑफ द लैंग्वेज। जब आप बना के उसको रन करते हैं तो वो कंपाइलर देखता है कि ये तो उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर वो एरर क्रिएट करता है। उसमें आप देख लें अल्फ़ा, मिसिंग द स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप पूरी लाइन लिखते हैं उसको स्टेटमेंट कहते हैं, और हर स्टेटमेंट के एंड पे इन्वर्टेड कॉमाज आते हैं, आप सेमी कॉलन्स आते हैं। अगर आपने मेंशन नहीं किए तो वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग एरर आएगा। वो कहता है ये पूरी लाइन ही गायब है, मतलब ये पूरी लाइन है ही नहीं। जिसको आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते वो लाइन कंसीडरेबल ही नहीं है। यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, आपने एक वेरिएबल का नाम लिखा ही नहीं, वो मेमोरी में जाके एलोकेट ही नहीं हुआ, तो क्या आप उसकी एलोकेशंस किए बगैर उसको यूज़ कर सकते हैं?
आप नहीं कर सकेंगे। मेमोरी के अंदर उसकी एलोकेशन कंपलसरी। अच्छा, उसके बाद मिसिंग एनी ऑफ दी डिलिमिटर्स। आपको पता है आप कोई कंडीशन लगा रहे हैं, कोई आप लोग लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर आपको डिलिमिटर्स लगाने पड़ते हैं। और सबसे पहले जो मेन फंक्शंस के डिलिमिटर्स, मतलब वो जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, वो आपने स्टार्ट कर दी, एंड नहीं की, क्लोज नहीं की, तो कंपाइलर फिर भी कंफ्यूज रहता है, वो फिर भी एरर देगा। और डेल्टा आंसर है ऑल, यस। ये तीनों चीज़ें जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर आ सकता है। स्टोरी क्लियर होगी तो MCQ नंबर 2 का जो आंसर है वो है ऑल। ओके, उसके बाद चलते हैं हम थर्ड MCQ से। राइटिंग ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेजेस। आप मशीन लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब आप ऐसा करें कि आपने लेट्स सपोज हाई प्रिंट करवाना है, तो ये जो हाई है इसकी आप आस्की वैल्यूज़ पकड़ें, ठीक है, आई की कोई वैल्यू पकड़ें 9, आई की एच की वैल्यू 9, इसकी लेट्स सपोज 13, सब टू यू। वैसे ही आस्की टेबल से आप वैल्यू देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी आप वहाँ से गूगल से मिल सकती है आपको। तो ये वैल्यूज़ पकड़ ली। अब इनको आप 2 की मशीन्स में रखें, 9 को डिवाइड करें, तो 9 4s are 8, पीछे का बचा 1, 2 2s are 4, पीछे का बचा 0, 2 1s are, पीछे का बचा 0, तो ये बन गया जी 1 0 0 1। उसके बाद 13 है तो 13 को पकड़ें जी, 2 6 12 1, उसके बाद 2 3 0, उसके बाद 2 1 1, तो ये बन गया जी आपके पास 1 1 0 1। ये नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको, तो ये आपका जनाब बाइनरी बन गया। लेकिन मुझे जस्ट हाई प्रिंट करवाने के लिए इतना प्रोसीजर करना पड़ा है, तो क्या हुआ, एक तो ये टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा मुश्किल भी है। आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी, वैल्यू में हल्की सी भी गड़बड़ हुई और हल्का सा भी आप इस प्रोसीजर से हटे तो आपका सारा का सारा रिज़ल्ट गलत हो जाएगा। ये आपके बाइनरी कोड बन तो सकते हैं, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड दे आर रियली वेरी हार्ड, ठीक है, ये टीडियस टाइम कंज्यूमिंग। तो राइटिंग अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, बट इट्स अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये मुश्किल है और वक्त दरकार बहुत होता है इस काम के लिए। तो डेल्टा इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर बोथ ए एंड सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर, तीसरे का करेक्ट आंसर डेल्टा। चौथा MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर कॉन्स्टेंट, ए नो। करेक्टर कांस्टेंट की आपको पता है दो निशानियाँ हैं, अगर नहीं आपने पढ़ी हुई तो वो नोट कर लें। एक तो उसकी लेंथ हमेशा 1 होगी, 1 मीन ये नहीं कि एक ही होगा, लेंथ 1 होगी। मतलब ये ए है, यस इसकी लेंथ 1 है, ये 9 है, ये सिंबल है, और उसके ऊपर हमेशा ये कॉमाज आएंगे। मतलब ये ए है तो इसके ऊपर ये कॉमाज आएंगे, ठीक है। तो ये दो निशानियाँ हैं, पहली और दूसरी। एक तो लेंथ 1, जैसे आप लोगों के पास लेट्स सपोज हैश है और हैश के ऊपर ये कॉमा है, तो आप इसको कह सकते हैं ये एक करेक्टर कांस्टेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कहने के लिए। तो देखिए जी, आपका MCQ नंबर A4 का जो ए पार्ट है, ए वो ए लेंथ तो एक है बट कॉमाज नहीं है। बी हेलो लिखा हुआ और इन्वर्टेड कॉमाज है। ये हेलो क्या है वैसे इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर, यस ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शंस में। उसके बाद सी जो ऑप्शन है वो देखें, चार्ली 6 है। इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट, ये नहीं कि सर ये तो करेक्टर है, इट कैन बी ए नंबर, इट कैन बी ए सिंबल, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट हैं तो इसीलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 6 है, 9 है, ए है, या डॉलर साइन है, या हैश है, या स्टैरिक है। इट कैन बी एनीथिंग। बस आपने ये देखना है कि उसकी लेंथ 1 है, और उसके बाद डेल्टा ऑप्शन जो है वो इक्वल टू है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो सिंबल तो है, लेकिन अगर आप इक्वल टू के ऊपर एक एक कॉमा लगा दें, ठीक है, तो यस इट कैन बी अ करेक्टेड कांस्टेंट ऑल्सो। तो चार्ली इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। MCQ नंबर 5, विच इज़ ट्रू अबाउट अ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में सच्ची स्टोरी क्या है जी, ज़रा वो बताइए। द नेम एंड डेटा वैल्यू कैन बोथ चेंज, नहीं बिल्कुल भी नहीं। द नेम कैन चेंज बट द डेटा वैल्यू कैन नॉट, नो। सी ऑप्शन, द नेम कैन नॉट चेंज बट द वैल्यू कैन चेंज। यस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही लगा लें, उसमें जो ऑपरेटर आपने n की वैल्यू 1 रखी तो हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो n 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, वो वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, वो बढ़ती जाएंगी, वैल्यू चेंज होती जाएंगी। स्टोरी क्लियर है। तो अब वैल्यूज़ तो चेंज हो रही है, बट जो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो n है, लेट्स सपोज, तो n अपनी जगह पे वैसे ही है, ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही हैं बट वो वैल्यू उधर की उधर ही है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया जी, द नेम कैन नॉट चेंज बट द डेटा वैल्यू कैन।
तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेम एंड डेटा वैल्यू बोथ कैन नॉट चेंज. नो, वैल्यू कैन आर चेंजेबल. तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 6 MCQs पे आते हैं. वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट नेम कैन नॉट कंटेन. ठीक है, कैन नॉट कंटेन. आपको पता वेरिएबल्स और कांस्टेंट के नेम के अंदर नंबर्स तो आ सकते हैं, तो यस इट कैन कंटेन. अंडरस्कोर, यस अंडरस्कोर आ सकते हैं. आपको पता है यही तो एक वाहिद स्पेशल करैक्टर है, स्पेशल सिंबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद लेटर मतलब अल्फ़ाबेट्स ABC आप लगा सकते हैं. पीरियड मतलब डॉट. तो जो डॉट है वो आपको पता है विद इन द वेरिएबल नेम या विद इन अ कांस्टेंट इज़ नॉट एलिजिबल, इज़ नॉट अलाउड. तो ये नहीं हो सकता. तो करेक्ट ऑप्शन जो MCQs नंबर 6 की है वो है डी, डेल्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर. जी बताइए इसमें से वैलिड आइडेंटिफायर कौन सा नहीं है. आइडेंटिफायर क्या है जी, वो डेटा टाइप्स हैं, वो वेरिएबल्स हैं, वो कांस्टेंट हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. तो लॉन्ग, यस इट कैन बी अ डेटा टाइप. इंटीजर, अगर हम इसको एज ए वेरिएबल लिखें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप एज ए डेटा टाइप लिखें तो आप नहीं लिख सकते. ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर. नॉट लॉन्ग इनफ, ठीक है, आप इसको एज ए वेरिएबल लिखें तो आप लिख सकते हैं, अगर डेटा टाइप लिखें तो आप नहीं लिख सकते. तो वैलिड, अगर हम इसको इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटा टाइप्स देखें तो B एंड C दोनों ऑप्शन जो हैं ये इनवैलिड है. लेकिन अगर आप इसको इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेरिएबल नेम लिखें तो वेरिएबल नेम इट कैन बी एनीथिंग ना, तो इसी वजह से इसमें तो इशू कोई नहीं है, तो फिर ये वैलिड भी है. लेकिन हम इसको डेटा टाइप के साथ देखेंगे 7वें MCQs को. ठीक है, आप बल्कि इस MCQs को इस तरह देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर एज ए डेटा टाइप. तो फिर आपके पास जो इंटीजर है वो भी नहीं है, क्योंकि इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म लिखती है. पूरा इंटीजर आप कभी भी नहीं लिख सकते. ठीक है, INT लिखना पड़ेगा आपको, वो भी स्मॉल में. आप तो पूरा तो नहीं लिखते, इसीलिए B एंड C जो है वो दोनों ऑप्शन. नॉट लॉन्ग इनफ, ये मतलब डेटा टाइप है बट यहाँ ये इकट्ठी लिखी हुई है तो ये भी वैलिड नहीं है, इनवैलिड है. तो ये आपका MCQs नंबर का जो एज आ डेटा टाइप 7वें MCQs का जो आंसर है वो डेल्टा है. द नंबर ऑफ द बाइट यूज बाय लॉन्ग इंट डेटा टाइप. आपको पता है इंटीजर एक डेटा टाइप है, उसकी दो टाइप हैं, एक शॉर्ट इंट है, एक लॉन्ग इंट है. इंटीजर की भी जो कैपेसिटी इन मेमोरी वो 2 बाइट्स है, शॉर्ट इंट की भी कैपेसिटी 2 बाइट्स है, अनसाइंड साइंड जो भी हो. और उसके बाद जो लॉन्ग इंट है उसकी कैपेसिटी आपको पता है 4 बाइट है, तो 2 4, तो इसका बीटा इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. MCQs नंबर 8 इसका करेक्ट आंसर है बीटा. ओके, उसके बाद द इंटीजर लॉन्ग एंड शॉर्ट डेटा टाइप्स आर नोन एज. जी 4 ऑप्शन है. इंटीजर डेटा टाइप्स, नॉन इंटीजर डेटा टाइप्स, फ्लोट डेटा टाइप्स, नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. जी तो ये इंटीजर डेटा टाइप की जो हैं वो दोनों फर्दर टाइप्स हैं, या इनको हम सब टाइप्स ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स भी कहते हैं. MCQs नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो है वो अल्फ़ा है, ए है. ओके, MCQs नंबर 10 पे चलते हैं. द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ मंटीसा, एक्सपोनेंट, रेंज या बोथ ए एंड बी. तो जो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस होती हैं वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं. आपको पता है कौन कौन सी, एक मंटीसा, दूसरा एक्सपोनेंट. तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें ए एंड बी दोनों का जिक्र किया हुआ है. ओके, करेक्ट है. उसके बाद MCQs नंबर 11, विच वेरिएबल शुड बी यूज टू स्टोर द वैल्यू आई वॉन्ट दिस एग्जाम. अगर तो आप इसको एज ए स्ट्रिंग प्रिंट एफ के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी डेटा टाइप एंड नो नीड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएबल्स. लेकिन आपने एक वर्ड पे गौर की नहीं किया, वो कहता है विच वेरिएबल शुड बी यूज टू स्टोर. अब ये जो है इसके अंदर अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो आप डेटा टाइप उसमें लेंगे 4 CHAR. अल्फ़ा जो ऑप्शन है देखिए ज़रा, बीटा इंट है INT, और C जो है वो फ्लॉट है. और ये क्योंकि तीनों डेटा टाइप हैं, इंट, शॉर्ट और फ्लॉट, तो देन आप इसको तो यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर आप लोग डेल्टा को देखें तो करेक्टर इज़ अ वेरिएबल, कैन बी अ वेरिएबल, क्योंकि करेक्टर एज ए डेटा टाइप CHAR होता है 4. ठीक है, तो वो उसके उस तरह तो वो यूज़ ही नहीं होता. ओके, उसके बाद ये आपके पास जो आ गया वो जो करेक्टर डेटा टाइप है वो एज ए वेरिएबल हो सकता है. तो MCQs नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो डेल्टा है. MCQs नंबर 12, विच इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. लो जी, वेरिएबल डिक्लेयर करने के तो चलो रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स पे जाएं, उसको रिकॉल करें, देखें तो इसमें कौन सा है. सबसे पहले अल्फ़ा इंट मार्क्स, स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स भी है, इंट भी है, बट इंट में आई बड़ा है.
ये एक छोटी माइनर मिस्टेक है, जानबूझ के ये मिस्टेक की गई ताकि आप जब टेस्ट में ये चीज़ें आएँ तो इनको गौर करें। आई छोटा है, ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हैं, वेरिएबल है ही एक मार्क्स, तो इसलिए इसमें इशू ही कोई नहीं है। तो अल्फ़ा जो है वो भी करेक्ट ही लगता है, बट आई कैपिटल है इसलिए ये करेक्ट नहीं है। बीटा पे आ जाए, इंट बड़ा है, ए बी एंड सी तीन वेरिएबल हैं, तीनों के दरमियान में स्पेस है। अगर इसको हम एज ए बी सी एक वेरिएबल देते हैं तो फिर स्पेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये तीन वेरिएबल हैं तो फिर कॉमाज होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद डबल, यस इट्स द डेटा टाइप, अब डबल में डी भी कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल पे आते हैं तो फिर ये भी नहीं हो सकता, तो ऑल बिल्कुल भी नहीं। तो आप इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो देख लें आप। ये जो डी कैपिटल है और आई कैपिटल है, ये क्योंकि टाइपिंग की वजह से, टाइपिंग में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो इस वजह से वो दोनों पहले वर्ड जो वो ऑटोमेटिकली आई और डी है। बट अगर आप करेक्ट आंसर देखते हैं तो अल्फ़ा इज़ ऑल्सो अ करेक्ट आंसर एंड सी इज़ ऑल्सो अ करेक्ट आंसर, डबल इज़, बस इसमें ये जो पहला वर्ड है बेटा ये आपने स्मॉल देखना है। एंटी टेस्ट में आ जाए तो आपने ज़रा जागते रहना है, देखना है कि ये स्मॉल हो, ठीक है। ये जानबूझ के एमसीक्यूज़ आया ताकि आपके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस की जा सके। तो एमसीक्यूज़ नंबर 12 के दो आंसर, अल्फ़ा एंड चार्ली। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 13 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए करैक्टर कांस्टेंट, इनमें से करैक्टर कांस्टेंट कौन सा हो सकता है जी, ठीक है। तो कोई करैक्टर कांस्टेंट हो सकता है, यस हो सकता है, कोई इशू नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कोई डिजिट्स, यस। कोई स्पेशल करैक्टर, यस। तो डेल्टा ऑप्शन इज ऑल, यस ऑल इज़ अ करेक्ट आंसर। एनीथिंग कैन बी अ करैक्टर कांस्टेंट, बस उसकी लेंथ एक होनी चाहिए और ऊपर कॉमा होना चाहिए, ओके। तो 13 का करेक्ट आंसर डी। द मॉडुलर ऑपरेटर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इंटीजर रिमाइंडर। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर है भाई वो इंटीजर रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको फ्लॉट डेटा टाइप के साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसने इंटीजर वैल्यूज़ देनी होती है। फ्रैक्शनल पॉइंट या पॉइंट वाली वैल्यूज़ ये कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगा, कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ द सी एक्सप्रेशन 13 + 21 मॉडुलस 4 - 2। तो इसको ज़रा सॉल्व करें आप लोग, ठीक है। 13 + 21 ये आपके पास आ गया 13 + 21, ये मॉडुलस ऑपरेटर 4 एंड -2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें जी, आप ज़रा डिमास रूल अप्लाई करें, ठीक है। एक रूल है जिसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आपने बस इस ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है, the way the techniques, the priorities in which operators are actually executes, उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले जी डिवीजन करें जी, डिवीजन कहाँ है, यहाँ है। तो 13 वैसे आ जाएगा प्लस ये क्योंकि इंटीजर रिमाइंडर है, ये पूरा इसको डिवाइड करेगा। 4 5 20, पीछे का बचा 1, तो ये 1 आ गया, पीछे क्या आ गया -2। तो अब इसके बाद जी मल्टीप्लिकेशन इसमें है ही नहीं, उसके बाद एडिशन, तो इन दोनों को करें जी ऐड, ये क्या आ जाएगा 14, फिर सब्ट्रैक्शन है तो -2, तो रिजल्ट क्या आएगा 12 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए ज़रा इसकी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। 0 नहीं, बीटा 12, यस दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। 16 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 14 में से क्योंकि डिमास रूल लगना है तो वो पूरा होगा। तो एमसीक्यूज़ नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो है 12 बीटा। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज प्रोवाइड द बेस फॉर डेवलपमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को बेटा ज़रा कॉल कीजिए। AT बेल लैब्स, डाइनस DT 1972, they are working on the language which was the B language, that's why B is called the mother language of C. So there was some syntax or grammatical rule as the thinking of that scientist, there are some mistakes, but computer actually accept all that stuff and produce the results. That's why he said right now stop the discussions on B language and we will discuss about the C. And then the C, there's a lot of new versions also produced for the C, and C is really very industrial language there. That's why still this language is using on high demand in industry. Okay, MCQ number 6 to provide the base for the development of C. No, this is the upgradation versions of C, ठीक है। C Sharp, C++, ये सारे उसके बाद हैं। Java is another language. पास्कलाइन ने बनाई थी, ये दिस इज अनदर लैंग्वेज। तो बेस फॉर द सी इज़ बी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद 16 का बी। MCQs नंबर 17, द प्रोसेसिंग ऑफ रनिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नोन एज। आ जाएँ जी वापस, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई, उसको प्रोसेस करना है तो प्रोसेसिंग को हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। डिबगिंग, यू नो दिस अ प्रोसेस टू फाइंडिंग एरर, रिमूविंग दैम।
Compiling is a process converting the source code into object code. Once again, object codes are straightforward, not executable. You have to link some sort of files from the library to produce .exe. Actually, .exe is a proper executable file. And then executing and execution, that's the file, that's the process which actually produced or processed by the CPU. And saving is a process to transfer the contents from primary memory to secondary memory. ठीक है, जिसको आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं जी ये वाला कॉन्सेप्ट। ओके, आगे चलते हैं जी। उसके बाद MCQs नंबर 18 हमारे पास आ गया जी। प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर कमांड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स, लैंग्वेज प्रोसेसर्स, सी प्रोसेसर्स या लोडर। तो माइक्रो प्रोसेसर नो, इसका माइक्रो प्रोसेसर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर, यस, लैंग्वेज के जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं असल में जो आपके पास प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, दिस कमांड यूज़ फॉर कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो इसको चेक कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मेन फंक्शन से ऑनवर्ड सारे आपके सोर्स कोड्स को उन्होंने मेंटेन करना होता है। तो सी प्री प्रोसेसर ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी के प्रोसेसर्स के लिए, लेकिन यहाँ उसने प्री प्रोसेसर दोबारा से लिख दिया विच इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द स्टेटमेंट। लोडर इज़ अ प्रोग्राम विच एक्चुअली लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द CPU। ये मेमोरी रैम की लोडिंग की बात नहीं हो रही, वो फैचिंग और समथिंग एल्स, ये बात हो रही है .exe को जब हम लेके आते हैं CPU के रजिस्टर्स में, इस ड्यूरेशन, इस प्रोसेस को हम फिर लोडिंग कहते हैं, और ये परफॉर्म करता है एक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल स्मॉल स्टेटमेंट, स्मॉल प्रोग्राम विच इज कॉल्ड लोडर। लोडर एक्चुअली परफॉर्म दी ऑल दिस स्टफ्स। तो MCQ नंबर 18 का करेक्ट आंसर जो है वो है बीटा। ओके, अच्छा, वॉइड ऑक्यूपाई हाउ मैनी बाइट्स इन मेमोरी। लें जी, एक दिन पहले भी आपसे डिस्कस किया था। वॉइड है क्या? इज़ अ डमी डाटा टाइप। लिख लें प्लीज़, मेंशन करें। वॉइड जो है वो एक डमी डाटा टाइप है। असल में जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो जो भी प्रोग्राम के अंदर, जैसे आपने ये लिख दिया वॉइड और उसके बाद आपने लिख दिया मेन और यहाँ वॉइड और उसके बाद आपने लिखा इस प्रोग्राम में इंट x और y, तो ये जो इंट है ये ऑटोमेटिकली वॉइड को रिप्लेस कर देता है, यहाँ पे इंट आ जाएगा। इसी लाइन में आगे आपने लिखा है फ्लॉट, तो जब ये लाइन चलेगी तो फ्लॉट इंट को रिप्लेस कर देगा, ये फिर इसी तरह चलता है। तो वॉइड जो है वो बेसिकली ऐसी रिजर्वेशन है विच इज़ रेडी टू रिप्लेस। आप इसको किसी भी डेटा टाइप के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रिप्लेसमेंट होती है, बस ये मेमोरी के अंदर कोई डिफाइनिंग नहीं, कोई चीज़ इनिशलाइज नहीं करती, मेमोरी ऑक्यूपाइड नहीं करती। इसीलिए उसने लिखा है जी हाउ मैनी बाइट्स ऑक्यूपाइड, तो 0 ऑक्यूपाइड्स, ठीक है, 1 2 3 4 समथिंग एल्स। सो MCQ नंबर 19 का करेक्ट आंसर इज 0। बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन्स ऑन द कंसोल आउटपुट, यस, ठीक है जी। करंट लाइन्स और कंसोल आउटपुट के ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं जी, /r, ठीक है। डेल्टा इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q नॉट। शुरू में नॉट आ गया, ये देखिए ज़रा, P जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, ये पूरा, चलें ये स्टेटमेंट समझ आ गई। इसके शुरू में ये एक्सप्लेनेशन नॉट ऑपरेटर, इसका मतलब ये उलट हो गया, P जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू Q नहीं है, ठीक है। तो इसकी एसोसिएटिव लाइंस कौन सी हैं वो आपने बताना है जी। वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो फिर वो क्या है, वो ना इक्वल टू है ना ग्रेटर देन है। तो ए ऑप्शन देखें, P जो है वो लेस देन Q है, तो ये उसका ऑल्टरनेट है। नॉट का मतलब ऑल्टरनेट। अच्छा, P जो है ग्रेटर देन Q है, वंस अगेन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। P जो है वो लेस देन Q नहीं है, ठीक है, तो वो लेस देन Q तो है। और P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q है, ये तो वैसे ही सिंटैक्स का एरर है, क्योंकि इक्वालिटी के ऑपरेटर में आप मोर देन 2 ऑपरेटर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। नोट कर लें, यू कैन नॉट यूज़ मोर देन 2 ऑपरेटर, ठीक है। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑलरेडी 2 ऑपरेटर हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा ऑपरेटर आप लगा ही नहीं सकते। बेशक प्रोग्रामिंग के अंदर इक्वालिटी के लिए एक आता है, ये 2 आते हैं, बट ये फिर दोनों अकेले आएंगे, इनके साथ ये सिम्बल्स नहीं आ सकते। तो करेक्ट आंसर फॉर 21 इज़ अल्फ़ा। ओके, इन अ C लैंग्वेज 2 कंडीशंस कैन बी ज्वाइंड बाय arithmetic operator, no, they perform mathematical operations. Relational, no, they compare values, ये greater than less than ये। अच्छा, उसके बाद assignments, no, they actually assign the values। यहाँ बात हो रही है joint, तो joint के अंदर फिर logical operators आते हैं, जिनको हम दूसरे लफ्ज़ों में bit wise operators भी कहते हैं। याद करें, logical and, logical or। तो ये आपके पास आ गया डेल्टा आंसर फॉर 22। 23rd,
विच स्टेटमेंट यूज टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। जी कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यूज़ होती है आपके कंट्रोल को कंडीशनल स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर पे शुरू में लाने के लिए। कंटिन्यू ये मैंने आपको बताया था, ये जस्ट करंट लाइन को स्टॉप करती है और उसके बाद उसी लाइन से आगे फिर कंटिन्यू करती है। ब्रेक, यस ब्रेक इज़ अ स्टेटमेंट जो कि आपके कंट्रोल को कंडीशनल स्टेटमेंट के स्टार्ट पे मूव करती है। गो टू ये आपको पता है अनकंडीशनल की है, इसीलिए इसके साथ कुछ जिक्र ही नहीं। स्किप, स्किप इज़ नथिंग, स्किप इज़ जस्ट अ वर्ड विच वी यूज़ फॉर स्किपिंग ऑफ द लाइन। जब हम लाइन जंप करते हैं दरमियान में जो लाइन रह जाती है उसको हम स्किप कहते हैं। ओके तो करेक्ट आंसर फॉर 23rd इज़ ब्रेक, बीटा। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग लुक फॉर द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन यूज इन द प्रोग्राम। बताइए जी फंक्शंस की प्रोटोटाइप। अब ज़रा ये फंक्शंस का तो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है भाई, मेन फंक्शन भी तो है ना जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। तो जो आपके मेन फंक्शंस होते हैं वो उनकी भी तो प्रोटोटाइप्स होती हैं। तो याद रखो प्री प्रोसेसर, नो प्री प्रोसेसर को तो ऑलरेडी कंपाइलर देख रहा होता है, तो कंपाइलर इज़ द करेक्ट आंसर जो इस तरह की सारी फंक्शनैलिटी सारी चीज़ों को देख रहा होता है। ठीक है जी, तो कंपाइलर आ गया। लिंकर is a program, loader is a program. I already too much talk about these two small tiny programs. ओके उसके बाद आप लोगों के पास 24 का जो आंसर है वो बीटा है, कंपाइलर। 25th विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फंक्शंस। लो जी फंक्शंस के बारे में इनकरेक्ट क्या, फंक्शंस कैन कॉल अनदर फंक्शन। नो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, यू कैन कॉल फंक्शंस अनदर फंक्शंस, द मेन फंक्शन इज अ सब फंक्शन, एनीथिंग। A function can be called many time in a program. Yes, you can execute so many time. आप कैलकुलेटर के जो बटन्स हैं उनको कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं। उसने कभी कहा बस भाई 100 पूरा हो गया, अब मैं तो एक्सपायर हो गया। नहीं, you can use these functions so many times. Okay, a functions can be defined within another function. Yes, ठीक है, you can, जैसे आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है तो आप सम चाहिए तो आप सम दोबारा करने के बजाय सम को कॉल कर लें। ठीक है, तो यू कैन कॉल टू ईच अदर। अच्छा, फंक्शन प्रोटोटाइप्स कैन बी स्पेसिफाइड विद इन अनदर फंक्शन। नो, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। फंक्शंस प्रोटोटाइप जो होती है कैन बी स्पेसिफाइड विद, नो, जो फंक्शंस की एक फंक्शन की प्रोटोटाइप है वो आप जो होते हैं वो उसी के साथ ही लगाते हैं, इसलिए इसने यहाँ पे लाइन लिखी है फंक्शन प्रोटोटाइप कैन बी स्पेसिफाइड विद इन अनदर फंक्शन। नो, ये गलत लाइन है, कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन अनदर फंक्शन। तो 25th का जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा डी। ठीक है जी, 26 पे आते हैं जी। डैश ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूज टू इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। जी कीबोर्ड से करेक्टर लेने के लिए कौन सा फंक्शन है जी, पुट सी। नो, ठीक है, ये पुट सी तो वैल्यू लेने के लिए होता है, करेक्टर के लिए नहीं। एफ गेट एस, नो, ये कोई फंक्शन ही नहीं होता। पुट एस कोई फंक्शन ही नहीं होता, इनवैलिड है। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा विच इज़ गेट सी एच। ठीक है, विच इज़ द ट्रू स्टेटमेंट्स। ये वो फंक्शन है जो आपको पता है करेक्टर इनपुट करवाने के लिए। दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेट ऑफ स्कैन एफ फंक्शंस बट जस्ट फॉर करेक्टर इनपुट। ये इंटीजर और फ्लॉट के साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जस्ट जब आपने करेक्टर, तो सर क्या जो स्कैन एफ है उसमें हम करेक्टर इनपुट नहीं करवा सकते हैं, बट आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना पड़ेगा %C। वो अगर आप स्कैन एफ के साथ यूज़ करते हैं, यस यू कैन एंटर द करेक्टर्स ऑल्सो। ओके, अच्छा 26 का करेक्ट आंसर अल्फ़ा। 27th विच इज़ हेडर एक्सटेंशन फॉर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। ठीक है, सी लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जो इसकी हेडर एक्सटेंशन है वो क्या है जी, वो बेटा दो है, एक .c है, एक .cpp है, C++ भी इसको कहते हैं। उसके बाद .h है, ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आ गया वो .exe, ये आपको पता है एग्जीक्यूटेबल की है, ऐसे प्रोग्राम जो रेडी टू एग्जीक्यूट होते हैं। नो नेम 00.cpp, ये भी वैलिड वर्ड है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन ये यूज़ होता है जब हम अपनी फाइल्स को बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर रहे होते हैं। तो जो प्रोग्राम जो IDE है वो ऑटोमेटिकली उसको नाम लगाता है, नो नेम 00.cpp। अगला जो आएगा वो नो नेम 01.cpp, फिर उससे अगला नो नेम 02.cpp। तो आप इसको .cpp से ऑनवर्ड रिमूव करके अपना भी नाम रख सकते हैं, माई फर्स्ट फाइल, माई सेकेंड फाइल, व्हाट एवर यू वांट टू। आपको लगता है कि आप इसको लोकेट कर सकते हैं। एंड आपकी जो फाइल है उसकी लोकेशन भी स्पेसिफाई कर, कोशिश यही है कि वो उसके टर्बो सी के बिन के फोल्डर के अंदर, ताकि वो इजीली एग्जीक्यूटेबल हो जाए। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है 27 का वो अल्फ़ा है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। लो जी, आपको पता है जी पास्कल हाई लेवल है, बेसिक हाई लेवल है। ठीक है, बिगनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक एब्रीवेशन है। पास्कल ये एक साइंटिस्ट था
पास्कलाइंस उसने अपने नाम से बनाई थी। फोर्ट्रॉन, इसको फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। दैट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज विच एक्चुअली प्रोड्यूस फॉर द साइंटिस्ट। पास्कल ने जो लैंग्वेज बनाई थी वो कुछ बिजनेस ओरिएंटेड थी। असेंबली लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज, ये लो लेवल लैंग्वेज है जिसको हम निमोनिक्स लैंग्वेजेस भी कहते हैं, जो कि बाइनरी और हाई का कॉम्बिनेशन होती है। दिस लैंग्वेज एक्चुअली फॉर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के जो लॉजिकल इंटरफेसेस हैं, पोर्ट्स के एड्रेसेस हैं, और ये जो डिफरेंट डिवाइसेस के यूनिट्स हैं, उनके आइडेंटिफायर हैं, उनके जो मैक हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने, एलोकेट करने और उनको आपस में कम्युनिकेट के लिए लिंक करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो असेंबली लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम हार्डवेयर लैंग्वेज भी कहते हैं। तो 28 जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज। आपको पता है लो की दो ही टाइप हैं, एक असेंबली एक मशीन। कंप्यूटर की प्योर मशीन है जिसको हम 0110 कहते हैं। ओके 29 विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट डेफिनेशन इज़ करेक्ट। जी कांस्टेंट डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखना है क्या है जी करेक्ट है, तो वो है जी कॉन्स्ट इंट डेटा टाइप आ गई आगे जी, माई हाइट्स उसका वेरिएबल आ गया, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ भी आपके सामने आ गई। पहले में क्या इशू है, कांस्टेंट फ्लॉट प्राइस है लेकिन वैल्यू जो है वो पॉइंट वाली नहीं है। दूसरे में क्या इशू है, डेटा टाइप इंटीजर है, वैल्यू फ्लॉट है। तीसरे में फ्लॉट है बट साथ डॉलर साइन लगा दिया। कोई भी सिंबल जो होती है वो कभी भी जो वैल्यू होती है उसके साथ आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ये तीसरा ठीक है, इंट है, और अगर आप उसको 60 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो जो भी होगा वो 12 वो एक्यूरेट इंटीजर ही आएगा, पॉइंट वैल्यू आएगी नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर फॉर 29 इज़ डेल्टा। 30 द नंबर्स ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय द फ्लोट डेटा टाइप्स इन सी। जी फ्लोट, तो फ्लोट जो है वो जनाब लेती है 4 बाइट्स, डबल 8 बाइट्स, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स, ठीक है। दीज आर द एक्चुअली डेटा स्टोर्ड इन द मेमोरी। जब आप कोई डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स को रिज़र्व करती है, असल में ये उसके बारे में बात हो रही है। तो ये आप लोगों के पास हो गया। उसके बाद MCQs जो है ये आप लोगों के पास लिंकर जो होती है प्रोड्यूस, एक MCQ जिसमें आता होता है जी, बताइए वो अगर आपकी .exe फ़ाइल जो है वो मिस हो जाए तो आप क्या करेंगे, ज़रा सोचिए। अगर .exe फ़ाइल है वो मतलब इतना प्रोसीजर हुआ, उसके बाद .exe फ़ाइल बनी और वो मिस होगी, मिसप्लेस होगी, तो आप क्या करेंगे? हम उसको सर्च करेंगे? नहीं, आप ये सारा प्रोसीजर दोबारा कर देंगे। आप Ctrl+F9 प्रेस कर दें और दोबारा से .exe क्रिएट कर देगा। सिंपल इसका आंसर है। यू हैव टू कॉल द कंपाइलेशन प्रोसेस वंस अगेन, तो ये सारा काम हो जाएगा। आपका जो T8 है उसकी डिस्कशन कंप्लीट हुई। होप सो आपकी कुछ लर्निंग हुई है इसमें से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।